नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर जो सूडान है, फाइनली दोबारा से यहाँ पर सेना का कब्जा हो गया है। पार्लियामेंट जो राष्ट्रपति भवन है उस पर सेना ने कब्जा कर लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि सूडान अब 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं, आखिर क्या मुद्दा रहा, क्यों ये गृह युद्ध इतने लंबे समय से चला आ रहा था और फाइनली अब राष्ट्रपति भवन पर यहाँ पर सेना का कब्जा है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ पर आप देखिए कि पीछे आपको दिखाई देगा राष्ट्रपति जो भवन था और वहां पर ये सैनिक खड़े जिन्होंने यहाँ पर काफी लंबे युद्ध के बाद इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। सो 2 टुकड़ों में बंटने वाला है ये मुस्लिम देश। राष्ट्रपति भवन पर हो गया है कब्जा, तबाह हो चुकी है पूरी तरीके से सूडान की राजधानी। ठीक है, तो सूडान की सेना ने शुक्रवार 21 मार्च 2025 को राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति भवन पर फिर से कब्जा करने की घोषणा कर ली है। सूडान का गृह युद्ध अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। 3 साल से सूडान में गृह युद्ध चल रहा था। संभावना जताई जा रही है कि अब ये निर्णायक मोड़ पर है और इस गृह युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बात करते हैं। सूडान की सेना अब अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के सदस्यों की खोज के लिए तलाशी अभियान जारी कर रही है। सूडान के सूचना मंत्री और अन्य सैन्य प्रवक्ता ने पुष्टि की कि महल फिर से सरकार के नियंत्रण में आ गया है। मंत्री खालिद अली अल एसर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज झंडा फहराया गया, महल वापस आ गया है और जीत पूरी होने तक की यात्रा जारी रहेगी हमारी। सूडान में पिछले कुछ सालों में चल रहे इस युद्ध में एक तरफ सूडान की सेना है तो दूसरी तरफ आपकी आरएसएफ, और दोनों का मकसद देश की सत्ता को अपने हाथों में लेना है। तो फाइनली अभी ये किसके हाथों में है? सूडान की सेना के हाथों में। लेना कौन चाहता है? आरएसएफ लेना चाहती है। आगे आ जाते हैं। महल पर कब्जा करना सूडानी सेना की सबसे बड़ी जीत यहां पर बताया जा रहा है। महल पर फिर से कब्जा करना सूडान के लिए बड़ी प्रतीकात्मक जीत है, क्योंकि अप्रैल 2023 से युद्ध के शुरुआती दिनों में खार्तूम का ज्यादातर हिस्सा किसके पास था? आरएसएफ के पास था। तो ज्यादातर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था, जिसको अब फाइनली पूरी तरीके से सेना ने अपने हाथों में लिया है। कुछ दिन पहले आरएफएस नेता है जनरल मोहम्मद हमदान डागोल ने अपनी जमीन पर डटे रहने की कसम खाई थी और उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि हम यहां से नहीं हटने वाले, हम महल नहीं छोड़ेंगे और आप इसको सोचना बंद कर दीजिए। सूडानी सेना ने यहां पर जीत का जश्न मनाया है। आगे बात कर लेते हैं सूडान में गृह युद्ध का आखिर कारण क्या है। देखिए, ये युद्ध एसएएफ नेता अब्देल फतह अल बुरहान और आरएसएफ नेता हमदान दागलो के बीच में सत्ता संघर्ष से निहित था। ठीक है, इसकी शुरुआत खार्तूम में हुई थी, लेकिन ये अमोदुर्मान, बहरी, पोर्ट सूडान और दारफुर तथा कोर्डोफन राज्यों जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हो गया धीरे धीरे करके। आगे बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो एंग्लो मिस्र कंडोमिनियम के दौरान सूडान मिस्र और ब्रिटेन के अधीन एक संयुक्त सुरक्षित राज्य हुआ करते थे। और किसके अधीन थे ये? ब्रिटेन के अधीन थे। कौन कौन? सूडान और मिस्र। सूडान को वर्ष 1956 में स्वतंत्रता मिल जाती है तथा उसे उत्तर में धनी अरब मुस्लिम और दक्षिण में ईसाई एनिमिस्ट के आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब देखो, 2 प्रमुख गृह युद्ध, प्रथम गृह युद्ध होता है यहाँ पर 1955 से 1972 और द्वितीय होता है यहाँ पर 1983 से 2005। इसके कारण लाखों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई, अत्याचार हुए और अंततः 2011 में दक्षिण सूडान अलग हो गया हमारा। ठीक है, वर्ष 2005 में दूसरा गृह युद्ध और शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ, लेकिन तनाव, आंतरिक संघर्ष विशेष रूप से दारफुर में बना ही रहा। अब उमर अल बशीर का शासन के बारे में बात करें तो बशीर ने 1989 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल करी थी और 30 वर्षों तक सूडान पर शासन किया। इसके शासक में शरिया कानून जो थे, इनके शासक, उन्होंने शरिया कानून यहाँ पर सूडान में लागू कर दिया। विद्रोहियों से लड़ने के लिए निजी मिलिशिया जिंजीवीर का इस्तेमाल किया और अल्पसंख्यक धर्मों पर इन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए जो बाकी धर्म थे। जैसे कि अगर कोई ईसाई धर्म होगा वहां पर, अगर कोई अन्य हिंदू या जैन धर्म रह रहा होगा तो उस पर ये लोग अत्याचार करते थे, क्योंकि ये लोग किसका समर्थन कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ शरिया का समर्थन करते थे, मुस्लिम लोगों का संरक्षण करते थे। दारफुर में नरसंहार किए गए। इनके शासन में निंदा बहुत ज्यादा हुई और विशेष रूप से फुरजगवा और मसले जैसे गैर अरब समूहों को यहाँ पर निशाने में बनाया गया। बशीर का तख्ता पलट। 2019 तक बशीर ने दमनकारी शासन के खिलाफ प्रदर्शन तीव्र हो गए थे, क्योंकि इस तरीके से नीति अपनाते थे, लोगों को मार रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल में एसएएफ और आरएसएफ दोनों द्वारा समर्थित तख्तापलट द्वारा उसे हटा दिया गया। इस तख्तापलट के बाद सूडान सैन्य और नागरिक नेतृत्व के तहत एक संक्रमणकालीन चरण शामिल हो जाता है। ठीक है, आरएसएफ की उत्पत्ति और शक्ति की बात करें।
आरएसएफ का उदय जन जावेद मिलिशिया से हुआ, जो दारफुर संघर्ष में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था, जो व्यापक अत्याचारों के लिए जिम्मेदार भी माना जाता था। ठीक है, औपचारिक रूप से 2013 में संगठित आरएसएफ ने विशेष रूप से सोने की खदानों पर नियंत्रण के माध्यम से धन प्राप्त कर लिया था, क्योंकि इनका नियंत्रण कहां हो गया? सोने की खदानों पर हो गया था। संक्रमणकालीन सरकार, तो बशीर के पतन के बाद एक संक्रमणकालीन संप्रभुता परिषद का गठन किया गया और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, एक नागरिक नेता, आर्थिक स्थिरता चाहते थे। लेकिन 2021 में एसएएफ और आरएसएफ के नेतृत्व में हुए तख्ता पलट में उन्हें हटा दिया गया। ठीक है, बाद में उन्होंने इस्तीफे के पश्चात सूडान में प्रभावी नागरिक नेतृत्व नहीं रहा। जब से ही वो गए तब से यहाँ पर कोई भी नागरिक नेतृत्व नहीं है। दिसंबर 2022 में समझौता हुआ, तो दिसंबर 2022 के समझौते में नागरिक शासन के लिए 2 वर्ष के संक्रमण की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई। हालांकि सशस्त्र बलों में आरएसएफ के एकीकरण को लेकर के तनाव उत्पन्न हो गया और बुरहान और हेमेदती के बीच समय सीमा पर असहमति भी उत्पन्न हो गई। वैगर ग्रुप जैसे विदेशी तत्वों की संलिप्तता और संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त सैन्य सहायता ने संघर्ष को और जटिल बना दिया और इसका समाधान अब कठिन हो गया था। सूडान में निरंतर संघर्ष के कारण क्या है? सत्ता संघर्ष। एसएएफ और आरएसएफ दोनों ही चाहते हैं, क्योंकि ये संक्रमणकालीन है, दोनों साथ में शासन कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो ये तो चाहते हैं कि भैया एक तरफ मेरा शासन हो, एक तरफ आपका शासन हो, या फिर ये चाहते हैं कि भाई सिर्फ मैं रहूं। तो इसीलिए क्या करते हैं, 2 गुट बन चुके हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। एसएएफ का दावा है कि वो वैध सरकार है, उनका कहना है कि मैं ही वैध सरकार हूं यहाँ पर, जबकि आरएसएफ को ये चुनौती देते रहते हैं। सशस्त्र आपूर्ति। वर्ष 2004 में दारफुर संकट के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा सशस्त्र प्रतिबंध के बावजूद देश में शस्त्रों का प्रवाह जारी है। उन्नत सैन्य उपकरण प्रायः रूस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आपूर्ति यहाँ पर किए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो चल रहा है युद्ध, इसमें बहुत सारे देश सहयोग भी कर रहे हैं। जातीय तनाव। संघर्ष ने जाति आयाम ले लिया है। उदाहरण के लिए दारफुर में अरब मिलिशिया आरएसएफ का समर्थन करते हैं, जबकि मसली जैसे गैर अरब समुदाय एसएएफ का समर्थन करते हैं। विदेशी हस्तक्षेप। प्रत्येक पक्ष को बाह्य समर्थन प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों आरएसएफ और एसएएफ जो है, दोनों को ही यहाँ पर अलग अलग देश समर्थन दे रहे हैं, जिसमें समझौता करने या शांति स्थापित करने की उम्मीद जो है वो पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है, उनको कम ही प्रेरणा मिलती है। असफल शांति वार्ता। कई युद्ध विराम के प्रयासों के बावजूद, विशेष रूप से सऊदी अरब और अमेरिका द्वारा जिद्दा घोषणा 2023 के प्रयासों के बावजूद कोई यहाँ पर सफल नहीं हुआ और फाइनली अब हमने देखा कि क्या पा रहे हैं कि सेना का वहां पर शासन हो चुका है, मिलिट्री का वहां पर शासन हो चुका है और ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। कौन? आरएएफ भाग रहे हैं। और एसएएफ जो कहते थे कि हम वैध सरकार हैं, तो एसएएफ अभी भी वहां पर बना हुआ है। ठीक है, सूडान आर्म फोर्स, और बाकी ये जो आरएएफ थे वो जा चुके हैं यहाँ से। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।